नमस्कार दोस्तों, डीवाई मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और अजीब विरोधाभास से शुरुआत करने वाले हैं। विरोधाभास? वो कैसा? सोचिए, एक ऐसा विशाल साम्राज्य है जिसके पास 60,000 युद्ध हाथी हैं, 50,000 घुड़सवार हैं। बाप रे! और पैदल सैनिक? 1 लाख से भी ज्यादा, मतलब कुल मिलाकर 2 लाख से ऊपर की विशाल सेना। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इस सेना का खर्च उठाने वाला राजा अपनी आम जनता से टैक्स के नाम पर ना के बराबर रकम लेता था। अच्छा, बिना पैसे के इतनी बड़ी सेना? ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल। और इसी रहस्य को सुलझाने के लिए हम 7वीं से 13वीं सदी के उस दौर में गोता लगा रहे हैं जिसे प्राचीन से मध्यकालीन भारत का संक्रमण काल या कह लें ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है। हाँ, ये वो समय था जब विशाल गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जो एक मजबूत केंद्रीय सत्ता हुआ करती थी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। स्लाइड 1 में हम जो विजुअल्स देख रहे हैं ना, एक टूटा हुआ मुकुट, रेत खड़ियां और एक पुराना नक्शा, हाँ, वो इसी बात को दर्शाते हैं। बिल्कुल, वो दिखा रहे हैं कि कैसे सत्ता बिखर रही थी। राजा हर्ष जैसे क्षेत्रीय शासकों और स्वतंत्र सामंतों ने अपनी छोटी छोटी रियासतें बना ली थी। मतलब ये राजनीतिक विखंडन का दौर था, लेकिन मुझे लगता है इसके साथ ही क्षेत्रीय संस्कृतियां भी काफी मजबूत हो रही थीं। सही कहा आपने। और श्रोताओं के लिए यहाँ एक एग्जाम अलर्ट भी है। मशहूर इतिहासकार आर.एस. शर्मा के अनुसार इसी काल में जो भूमि अनुदान यानी जमीन दान देने की परंपरा शुरू हुई, उसी ने भारतीय सामंतवाद को अपने चरम पर पहुंचाया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अब चलते हैं अगले पेज पर। अब स्लाइड 2 पर आते हैं। यहाँ जो विजुअल्स हैं, पैर के निशान वाला एक स्क्रोल, एक जादुई छड़ी और कंपास, इन्हें देखकर किसी रोमांचक सफर की याद आती है? बिल्कुल आती है। ये कहानी है 629 सीई की। एक चीनी बौद्ध यात्री था ह्वेन सांग, जिसके अंदर ज्ञान की इतनी भूख थी कि उसने अपने ही सम्राट के नियम तोड़ दिए। हाँ, क्योंकि उस वक्त चीन की सीमाएं सील थीं, किसी का भी बाहर जाना मना था। सही बात है। और वो बिना किसी आधुनिक नक्शे के मध्य एशिया और अफगानिस्तान के बामियान से होते हुए 630 सीई में भारत पहुंचा था। क्या बात है। और उसे राजा हर्ष का संरक्षण भी मिला। फिर उसने नालंदा में पूरे 5 साल बिताए। उसका मुख्य उद्देश्य इन भू राजनीतिक संघर्षों के बीच बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करना था। और यहाँ हमारा दूसरा एग्जाम अलर्ट है। ह्वेन सांग ने नालंदा में आचार्य शीलभद्र के अधीन योगाचार का बहुत गहन अध्ययन किया था। योगाचार? ये परीक्षाओं के लिए बहुत अहम है। अब चलते हैं अगले पेज पर। स्लाइड 3 में जो विजुअल है, एक किताब जिससे हिंदी और संस्कृत के अक्षर उड़ रहे हैं, ये ह्वेन सांग की उसी मशहूर डायरी का जिक्र है ना? एकदम सही। इस किताब को सीयूकी कहा जाता है। तत्कालीन राजनीति, समाज और इकोनॉमी को समझने के लिए सबसे प्रामाणिक स्रोत है। मतलब सबसे ऑथेंटिक सोर्स? हाँ, इसमें उसने भारतीयों की सादगी और शिक्षा के जुनून की बहुत तारीफ की है। और 645 सीई में जब वो वापस चीन लौटा तो अपने साथ 657वां संस्कृत ग्रंथ लेकर गया था। बाप रे, इतनी सारी किताबें। और यहाँ एक और एग्जाम अलर्ट है। सीयूकी का अर्थ है पश्चिमी दुनिया का रिकॉर्ड, और ये हर्षकालीन प्रशासन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। बिल्कुल सही। अब चलते हैं अगले पेज पर। अच्छा, स्लाइड 4 में हम 4 हिस्सों में बटा एक खजाना और सोने के सिक्के देख रहे हैं। मैं सोच रही थी, हर्ष का इकोनॉमी प्लान आखिर था क्या? बहुत ही सुलझावा प्लान था। हर्ष का शासन उदार था और वो टैक्स बहुत कम लेता था। उसने अपनी आय को 4 हिस्सों में बांट दिया था। पहला सरकार चलाने के लिए, दूसरा कर्मचारियों की सैलरी के लिए, और बाकी 2 हिस्से? तीसरा हिस्सा विद्वानों को इनाम देने के लिए, और चौथा हिस्सा ब्राह्मणों व बौद्ध भिक्षुओं को दान देने के लिए होता था। देखने में तो ये एक परफेक्ट सिस्टम लगता है, लेकिन यहाँ एक एग्जाम अलर्ट ध्यान देने वाला है। ह्वेन सांग की डायरी के अनुसार शासन अच्छा तो था, लेकिन यात्राएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी। उसे खुद कई बार चोर डाकुओं का सामना करना पड़ा। ये प्रशासन की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। अब चलते हैं अगले पेज पर। स्लाइड 5 पर जो विजुअल है, एक गोल्डन चेस बोर्ड जिस पर हाथी, घोड़ा और सैनिक रखे हैं। इसे देखकर वही सवाल फिर दिमाग में आता है कि बिना मजबूत टैक्स के 2,10,000 सैनिकों की फौज कैसे चलती थी, जिसमें 60,000 हाथी और 50,000 घुड़सवार थे। इसका पूरा रहस्य है सामंती व्यवस्था, यानी फ्यूडल सिस्टम। मतलब राजा खुद ये सेना नहीं रखता था? बिल्कुल नहीं।
हर्ष सीधे तौर पर इतनी बड़ी सेना नहीं रखता था। उसके सामंत उसे सेना देते थे। राजा का कंट्रोल पैसों या संसाधनों से ज्यादा अपने सामंतों के साथ संबंधों पर टिका होता था। ओ, तो ये सारा खेल वफादारी का था। और एग्जाम अलर्ट के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये सेना भूमि बंधान पर आधारित थी, जो आगे चलकर राजा की सबसे बड़ी कमजोरी बनी। एकदम सही कहा आपने। अब चलते हैं अगले पेज पर। अब स्लाइड 6 का विजुअल देखिए। एक टूटा हुआ केंद्रीय पिलर है और उसके चारों ओर सामंतों के पिलर खड़े हैं। तो ये सामंत अचानक इतने ताकतवर कैसे हो गए? इसका सीधा सा कारण ये था कि जब राजा के पास अधिकारियों को नकद सैलरी देने के लिए पैसे कम हुए तो उसने सैलरी के बदले जमीनें देनी शुरू की। सिर्फ जमीनें? नहीं, यही तो सबसे बड़ा खेल हुआ। जमीन के साथ साथ वहां से टैक्स वसूलने और न्याय करने के अधिकार भी दान में दे दिए गए और इसी से इस नए सामंत वर्ग का जन्म हुआ। मतलब प्रशासन का पूरा विकेंद्रीकरण हो गया। हमारा एग्जाम अलर्ट भी यही कहता है कि अधिकारों का ये हस्तांतरण या डिसेंट्रलाइजेशन ही भारतीय सामंतवाद की असली धुरी बना। बिल्कुल। अब चलते हैं अगली पेज पर। स्लाइड 7 पर जो गियर्स और भारत के नक्शे पर किले बने हैं वो क्या दर्शाते हैं? ये द फ्यूडल साइकिल यानी सामंती चक्र को समझाते हैं। देखिए प्रक्रिया कैसे चलती थी। सबसे पहले राजा ने अपनी राजकीय भूमि दान में दी। फिर जब सामंत मजबूत हुए तो उन्हें उसी जमीन से टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया और कुछ समय बाद उन्हें न्यायिक और आपराधिक मामलों में भी फैसले लेने के अधिकार दे दिए गए। अगर मैं इसे समराइज करूं तो पूरा का पूरा राज्य छोटे छोटे स्वतंत्र प्रशासनिक पॉकेट्स में बैठ गया था और राजा वो पूरी तरह अपने ही सामंतों पर निर्भर हो गया है ना? एकदम सटीक। और यहाँ एक बहुत जरूरी एग्जाम अलर्ट है। जमीन के साथ साथ ये न्यायिक अधिकार देने की इस पूरी प्रक्रिया को अभ्यंतर सिद्धि कहा जाता था। इसी अभ्यंतर सिद्धि ने सामंतों को उनके इलाके का असली राजा बना दिया था। अभ्यंतर सिद्धि, ये शब्द याद रखना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं अगले पेज पर। अब स्लाइड 8 पर आते हैं। यहाँ एक वैक्स सील और रिबन से बंधी पत्थर की पट्टी का विजुअल है। हाँ, ये थोड़ा रहस्यमयी लग रहा है। एग्जाम के लिए कौन से जरूरी टर्म्स हैं यहाँ? यहाँ दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। पहला है ब्रह्मदेय, जो ब्राह्मणों को दी जाने वाली टैक्स फ्री और वंशानुगत जमीन होती थी। इससे कृषि का बहुत तेजी से विस्तार हुआ। अच्छा, और दूसरा शब्द? दूसरा है अग्रहार। ये ब्राह्मणों की वो धार्मिक या शैक्षिक बस्तियां थीं जिन्हें प्रशासनिक छूट मिली हुई थी। इन अनुदानों ने ब्राह्मणों को एक तरह से भूमि प्रबंधक या लैंड मैनेजर्स बना दिया था। और इसका नतीजा ये हुआ कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गई। ये हमारा एग्जाम अलर्ट भी है कि ब्रह्मदेय और अग्रहार ने गांव को पूरी तरह सेल्फ सफिशिएंट बना दिया था। एकदम सही बात है। अब चलते हैं अगले पेज पर। लेकिन स्लाइड 9 का विजुअल काफी डरावना है। एक जंजीर और ताले से बंधा हुआ हल। आजाद किसान बटाईदार कैसे बन गए? इसके पीछे विष्टि का कॉन्सेप्ट था। विष्टि का मतलब है बेगार या जबरदन मजदूरी। मतलब बिना कोई पैसा दिए काम करवाना। भूमि अनुदान के कारण जो किसान पीढ़ियों से अपनी जमीन जोत रहे थे वो अचानक अपने ही खेतों के अधिकारों से वंचित हो गए। वो सिर्फ अर्धी किक यानी बटाईदार बनकर रह गए। ये तो किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय था। बिल्कुल। जिन सामंतों को ये जमीन मिली थी और जो सेना देते थे, उन्होंने किसानों की सामाजिक स्थिति बहुत नीचे गिरा दी थी। और यहाँ एग्जाम अलर्ट ये है कि यही सामंत वर्ग आगे चलकर मध्यकालीन इतिहास में शक्तिशाली राजपूत राज्यों का मुख्य आधार बना। सही कहा आपने। इतिहास कैसे जुड़ता है ये देखना अद्भुत है। अब चलते हैं अगले पेज पर। स्लाइड 10 पर एक तराजू वाला विजुअल है। एक तरफ डूबता हुआ रोमन सिक्का और दूसरी तरफ उभरता हुआ पानी का पहिया। ये कैसा विरोधाभास है? ये इस काल का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। व्यापार डूब रहा था लेकिन खेती बढ़ रही थी। व्यापार क्यों डूब रहा था? क्योंकि रोमन साम्राज्य के साथ जो मुनाफे वाला व्यापार था वो खत्म हो गया था। बिजांटीन साम्राज्य ने चीन से खुद रेशम बनाना सीख लिया था। अरे! और जो सिल्क रूट था उस पर अरबों ने कब्जा कर लिया था। तो लोगों के पास शहरों को छोड़कर गांव जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा होगा। हाँ, इसे विशहरीकरण कहते हैं। लोग शहरों से गांव की तरफ गए और जंगल काटकर खेती बढ़ाई। और एग्जाम अलर्ट के लिए ये ध्यान रखें कि सिंचाई के लिए अरघट्टा यानी पर्शियन व्हील का व्यापक इस्तेमाल इसी खेती के बूम का सबसे बड़ा कारण बना था। बिल्कुल। अब चलते हैं अगले पेज पर। स्लाइड 11 में तो सोने के सिक्के कौड़ियों में बदलते दिख रहे हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कौड़ियां असली करेंसी कैसे बन सकती हैं। ये धात्विक मुद्रा या मेटालिक करेंसी के पतन का समय था। जब व्यापार गिरा तो बाजार में सोने चांदी की भारी कमी हो गई।
तो आम लोग रोजमर्रा का लेन देन कैसे करते थे? वो छोटी चीजों के लिए कौड़ियों का इस्तेमाल करने लगे थे और साथ ही वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम भी फिर से हावी हो गया था। और एग्जाम अलर्ट ये है कि चीनी यात्रियों फाहियान और हुएनसांग दोनों ने अपनी डायरी में कंफर्म किया है कि बाजारों में कौड़ियों से व्यापार होता था। हाँ, ये बहुत ही पुख्ता सबूत है। आप चलते हैं अगले पेज पर। स्लाइड 12 में एक बहुत सुंदर 3D डायोरमा विजुअल है जिसमें गांव, मंडी और बंदरगाह दिख रहे हैं। तो जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार बंद हो गए तो लोकल स्तर पर क्या हो रहा था? लोकल स्तर पर नए बाजार उभर रहे थे। चलिए मैंने डिकोड करता हूँ। पहला था हट्टा या हट्टिका, जो स्थानीय स्तर के ग्रामीण हाट होते थे। जैसे आज भी हमारे गांव में साप्ताहिक बाजार लगते हैं। एकदम वही कॉन्सेप्ट। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण था मंडीपिका, जो आधुनिक मंडी का एक बहुत पुराना रूप था। यहाँ वीथी यानी दुकानों की लंबी कतारें होती थीं और आपण यानी बड़े व्यापारिक केंद्र होते थे। और बंदरगाहों का क्या हुआ? वो पट्टनम कहलाते थे। ये तटीय बंदरगाह थे जिन्होंने किसी तरह समुद्री व्यापार को जिंदा रखा हुआ था। और श्रोताओं के लिए एग्जाम अलर्ट ये है कि ये मंडपिका व्यवस्था इस बात का सबूत है कि गांव अलग थलग नहीं थे, बल्कि वो स्थानीय मंडियों से पूरी तरह जुड़े हुए थे। एकदम सटीक। अब चलते हैं अगले पेज पर। स्लाइड 13 में एक खंडहर बन चुका पिलर और एक चमकता सुनहरा महल दिख रहा है। ये अर्बन ज्योग्राफी में कैसा बदलाव था? ये बहुत बड़ा शिफ्ट था। प्राचीन काल के जो महान शहर थे जैसे पाटलिपुत्र और वैशाली, वो अब खंडहर बन चुके थे। उनका धार्मिक और आर्थिक महत्व पूरी तरह खत्म हो गया था। तो उनकी जगह किसने ली? उनकी जगह ली कन्नौज ने, जिसे महोदय नगर भी कहा जाता था। ये उत्तरी भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया था। और एग्जाम अलर्ट के हिसाब से कन्नौज की रणनीतिक स्थिति जो गंगा यमुना दोआब में थी, उसी के कारण बाद में राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहारों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, है ना? हाँ, वो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल इतिहास में बहुत मशहूर है। अब चलते हैं अगले पेज पर। स्लाइड 14 का विजुअल बहुत आकर्षक है। एक चमकते कमल पर रखी किताब, लेकिन यहाँ समाज की कठोरता और शिक्षा के जुनून का एक अजीब विरोधाभास दिखता है। सही पकड़ा आपने। एक तरफ जाति व्यवस्था बहुत कठोर हो गई थी, चांडाल वर्ग को शहर के बाहर रहने पर मजबूर किया जाता था। और महिलाओं की स्थिति कैसी थी? वो भी विरोधाभासी थी। महिलाएं शिक्षित थीं, पर्दा प्रथा का कोई खास चलन नहीं था, लेकिन उसी समाज में सती प्रथा जैसी चीजें भी मौजूद थी। लेकिन शिक्षा के मामले में तो ये दौर बेहतरीन था। 9 से 30 वर्ष तक संस्कृत माध्यम में मौखिक शिक्षा दी जाती थी और नालंदा विश्वविद्यालय तो ज्ञान का ग्लोबल हब बन चुका था। बिल्कुल। और हमारा एग्जाम अलर्ट देखिए कितना दिलचस्प है। नालंदा में प्रवेश इतना कठिन था कि मुख्य द्वार पर द्वार पंडित छात्रों का एंट्रेंस टेस्ट लेते थे। मतलब गेट कीपर ही आपका एग्जाम लेंगे? ये तो बहुत ही मुश्किल रहा होगा। अब चलते हैं अगले पेज पर। अब आते हैं हमारी अंतिम स्लाइड 15 पर। यहाँ चमकता हुआ भारत का नक्शा दिख रहा है। इसे देखकर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। कई पश्चिमी इतिहासकार इस काल को अंधकार युग या डार्क एज कहते हैं। क्या ये सच है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिथक है। आज हम इसे तोड़ते हैं। ये कोई अंधकार युग नहीं था, बल्कि एक परिवर्तनकारी काल यानी ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड था। इसी काल ने हमारे समाज को ग्राम केंद्रित और विकेंद्रीकृत बनाया। मतलब ये कहना सही होगा कि इसी संक्रमण काल ने भूमि अनुदानों के जरिए खेती को एक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचाया। बिल्कुल। और इसी ने भविष्य की मध्यकालीन जागीर राजनीति और उन शक्तिशाली राजपूत सामंती संस्कृतियों की मजबूत नींव भी रखी। तो इसे पतन का नहीं, बदलाव और निर्माण का दौर कहना चाहिए। उम्मीद है आज की क्लास ने आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमें आपके लिए और बेहतर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।